वेलकम बैक टू माय चैनल बोडोसा इन्फो चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। सो हम लोग वी विल स्टिक टू दिस वन in this video particularly. This thing we will do in the coming video, all right? So otherwise the video will be lengthy. Okay, चलिए चलते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. So before that I need to change the color. Okay, just give me a moment. ठीक है ना? So we'll discuss this one. Oh my goodness, this one. After the Great Revolt of 1857, you know this is Sepoy Mutiny talking about. So about this I have already discussed how and why this particular revolt took place. Okay, broke out. Okay, after the Great Revolt of 1857, the British government. So those who are new, so they can go visit and check the Sepoy Mutiny. Okay, revolt of 1857. Otherwise you cannot be able to connect the dot. Okay, so after the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation. ये कॉरपोरेशन हो गया, ये इज करेक्ट कर लेना, ये कोऑपरेशन है. ओके, ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री. सी देयर कंट्री लिखना पड़ रहा है. राइटर लक्ष्मीकांत हैड टू राइट दिस बिकॉज इंडिया was under their hand, so that's why there he is addressing. See कैसा विलंबना है ये, so sympathetic. alright, anyway यहाँ पर हम लोग ये लाइन को पढ़ के जाना कि अभी ब्रिटिशों को ये एहसास हुआ कि in order for us to rule India, so we must include Indians, especially the native Indians, in the administrative functions. Then only we can be able to rule. So ये उन लोगों का एहसास है. right? Why this एहसास came? Just after the outbreak of revolt 1857. 57 के बाद उन लोगों ने रियलाइज किया. ओके, सी लातों का भूत बातों से नहीं मानते, कहते हैं ना. एनीवे, सो इट इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी एसोसिएशन 3 एक्ट्स वेर इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. सो ये और ये. ओके, 1861, 1892 एंड 1909. नेक्स्ट, the Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India. तो ये राइटर का कहना है. ओके, सो राइटर कहता है, आई मीन ऑथर कहता है कि ये जो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया है, ओके, ये एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. बस यही है. ओके, सो चलिए हम लोग फीचर्स के बारे में जानते हैं. ऑलराइट, फीचर्स में क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट पॉइंट, इट मेड द बिगिनिंग ऑफ representative institution by associating Indians with law making process. So कहना है कि ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, सो इसने क्या किया, स्टार्टेड. ओके, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. सो उन्होंने थ्रू दिस एक्ट इंडियन को एसोसिएट करना शुरू कर दिया. ओके, इन दी लॉ मेकिंग प्रोसेस. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, सो इट दस प्रोवाइडेड वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. सो ये जो एक्ट है, ये वाइसरॉय को कहते हैं कि वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस, ओके, इन हिज एक्सपांडेड काउंसिल्स. वाइसरॉय का जो एक्सपांडेड काउंसिल है उस पर मतलब नॉन 3 ऑफिशियल्स इंडियन, ओके, उसको शामिल करना है. ओके, सो इन 1862 लॉर्ड कैनिंग. ओके, लॉर्ड कैनिंग कौन था, द देन वाइसरॉय. सो उन्होंने क्या करी, 3 इंडियन जो है 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो एक जो है
उन्होंने ऐड करी 3 बंदे को, ऑलराइट। एक जो है राजा ऑफ बनारस, एक है महाराजा ऑफ पटियाला एंड दूसरा है सर दिनकर राव। सो ये राजा ऑफ बनारस है। बनारस यानी बनारस कहाँ है? बनारस है वाराणसी, ओके। एंड उसका कैपिटल जो थे वो काशी थे, ओके। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ काशी, उसका वाराणसी है, वाराणसी, ओके, वाराणसी। उसका काशी जो है वो कैपिटल हुआ करता था, ओके ओके। सो उसका नाम है राजा बलवंत सिंह, ओके, राजा बलवंत सिंह, ओके, राजा बलवंत सिंह, राजा बलवंत सिंह, ऑलराइट। एंड महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला मतलब मॉडर्न डे पंजाब, ऑलराइट। आगे का जो पंजाब है प्रायर टू इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, ओके, पंजाब बहुत इलाका हुआ करता था, बहुत बड़ा था। अभी जो है वो जस्ट आई थिंक 1/3, ओके, द मेन पोर्शन हैज़ बीन गॉन टू पाकिस्तान, ऑलराइट। ऑलराइट, पंजाब, ये पंजाब है, ओके। उसका नाम है राजिंदर सिंह, महाराजा पटियाला, ओके। उसका नाम है राजिंदर सिंह, राजिंदर सिंह, ओके। जस्ट याद करो, 2 सिंह है, देखो वाराणसी का भी सिंह है, ओके, उसका भी सिंह है, ये राजिंदर सिंह, ओके। वाराणसी का है राजा बलवंत सिंह, ओके, बलवंत, और ये राजिंदर, ये राजा बलवंत सिंह और ये राजिंदर सिंह, ओके, पंजाब का, ऑलराइट। सो नेक्स्ट है फ्रॉम बॉम्बे दिनकर राव, ओके। सो दिस गाय इज फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे से है, ऑलराइट। सो बॉम्बे इज़ वन ऑफ द प्रेसिडेंसीज। सो हम लोग का 3 प्रेसिडेंसीज है, इसको आपको जानना चाहिए, ओके। एक है बॉम्बे, दूसरा है मद्रास, दूसरा है बंगाल, BBM। सो ऐसा याद करो, BBM, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी थे, ओके, ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, ऑलराइट। सो हम लोग जाएंगे as and when we go further, okay, so we will deep down, okay, so we will get to know, so this thing will be clarified, alright। and history, modern history में भी अगर पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियरर हो जाएगा। ये पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी है, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन फिर भी टू सम एक्सटेंट इट विल बी, ऑलराइट। ओके, आई थिंक ये इजी था, सो आपको समझ में आ चुका होगा। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में है क्या, it initiated the process of decentralization, okay, decentralization by restoring the legislative power to the Bombay and Madras presidencies, okay. Let me complete. It does reverse the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Charter Act of 1833, okay. So this policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937. So this is again self-explanatory, but I will try now. One second, just a moment, okay, just a moment. Okay, so it initiated the process of decentralization. So decentralization का मतलब क्या है? Decentralization का मतलब है, चलिए मैं आपको ले जाता हूँ। Decentralization का मतलब क्या है? The transfer of control of an activity or organization to several local offices or authorities rather than one single one. So आपको बात समझ में आया? So चलिए हम लोग फिर से चलते हैं मेन पॉइंट में. So it initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies. So Bombay डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि देखो, एक गवर्नमेंट जो होता है वो रन करते हैं कैपिटल से, ठीक है, लेकिन गांव का क्या, और जहाँ पर शहर होता है, गांव होता है,
ओके, ब्लॉक लेवल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल होते हैं, राइट। सो यहाँ का रिप्रेजेंट कौन करेगा, क्योंकि जो सेंट्रल में जो बैठते हैं उन लोगों को पता नहीं होता, लेकिन अगर गांव से या तालुका से या कॉन्स्टिट्यूंसी से या ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल से आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो उन लोगों को पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ से भी, फ्रॉम दिस पार्ट, नॉट ओनली इन दी सेंटर। सो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है ओनली हियर फ्रॉम सेंटर। सो यहाँ से जो भी करेंगे यहाँ पर वो लोग चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं तो नहीं। सो बेस्ड ऑन, so centralization is not good to that extent, okay। So whereas the decentralization is superior than this centralization, okay। क्योंकि centralization अच्छा है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो रूलर है ना, रूलर। सो रूलर को क्या ज़रूरत है, वो लोग क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहे हैं, ऑलराइट। सो इसलिए ये अच्छा है, लेकिन ये उन लोग को चेंज करना पड़ा क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ ये वाला, okay, because of this, all right, because of this they shifted the power game, okay, from centralization to decentralization। आगे का जितना भी है यहाँ पर, जितना भी 1833 चार्टर एक्ट ये वाला, ओके, 1833 चार्टर एक्ट एंड 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है। सो यहाँ पर जो भी देखेंगे हम लोग, you can see the kind of centralizing in nature from 1773 till 1833। जितना भी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉ लाए सब सेंट्रल इन नेचर थे, डिसेंट्रलाइज कतई नहीं थे। उसके बाद ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से शुरू हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। पावर को बांटना शुरू हो गया, ओके, इन दी village level, in the panchayat level, in the block level, in the district level, okay। so यही कह रहा है इधर, okay। it initiated the process of decentralization by restoring the legislative power, okay, legislative power to the Bombay Madras presidency। so Bombay and Madras presidency को legislative दे दिया, okay, उन लोगों को भी, alright। पहले क्या हुआ था, you will understand if you go and check my video, previous video, so you will get to know in regulating act of 1773, वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा करी। so यहाँ पर भी mention किया है, it does reversed the centralizing tendency। see here clearly it is mentioned, it does reverse, उल्टा किया, what, centralizing। ये centralizing जो tendency है, जो भाव है, ऑलराइट, दैट स्टार्टेड फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 से शुरू करके चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक जितना भी लॉ लाए, जितना भी कानून लाए, सब सेंट्रलाइजिंग इन नेचर, ओके। लेकिन उसको आफ्टर दिस एक्ट, आई मीन 1861, ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट दिस वन, उसके बाद सब डिसेंट्रलाइज होना शुरू कर दिया, ऑलराइट। सो यही कह रहा है इधर। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है थोड़ा, ओके, स्लाइड, ओके। सो फॉर दिस आई नीड टू स्क्रॉल अप लिटिल बिट, जस्ट मोमेंट, ओके, पुप 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 पुप, नीचे की ओर हम लोग चलते हैं। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा स्पेस होगा, मैंने स्क्रॉल किया जस्ट स्पेस के लिए, ओके। सो हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ इन शॉर्ट, ओके। सो वी आर इन अ हरी। सो ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ओके, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सो हम लोगों ने डिस्कस करी, लेकिन जस्ट आई वांट टू टेल यू, ओके, ओके। सो ये what they did, ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑलराइट। सो गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर ऑफ बंगाल, ओके, गवर्नर बंगाल जो है was made गवर्नर, ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये जो गवर्नर का जो बंगाल था, आई मीन सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, बंगाल प्रेसिडेंसी, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, ओके। देखो
वो भी सेंटर, आई मीन सेंट्रलाइजिंग इन नेचर, करेक्ट, ठीक है ना। और दूसरा जो है उसके साथ साथ उसको गवर्नर जनरल बना तो दिया ऑफ बंगाल, प्लस उसको चार जो है 4 मेंबर्स उसको दे दिया मुफ्त में टू असिस्ट हिम, ओके, एज एन असिस्टेंट, ओके, दिस आर ऑल लॉ मेकिंग बॉडीज, ओके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दूसरा, ओके, यू शुड बी नोइंग वारेन हेस्टिंग दी देन गवर्नर जनरल, ओके, ऑफ बंगाल। ऑलराइट, सेकेंड थिंग क्या करी, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सब ऑर्डिनेट टू बंगाल गवर्नर जनरल। तो क्या करी, सो जो गवर्नर है मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये दोनों का जो गवर्नर है उसको क्या बना दे, अंडर ऑफिसर, अंडर ऑफिसर मतलब सब ऑर्डिनेट बना दिया किसका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सी देखो ये बंगाल बहुत बड़ा है, ओके, ब्रिटिश टाइम, ओके, बंगाल प्रेसिडेंसी तो बहुत बड़ा है, तो इसको ब्रिटिशर्स क्या सोचा, ओके, उसको बड़ा मतलब सेंट्रल बना के, मतलब एक कैपिटल काइंड ऑफ, राइट। सो बाकी जो है ये बॉम्बे एंड मद्रास ये छोटा छोटा है, ऑलराइट, प्रेसिडेंसीज। सो ये लोग क्या करेंगे अभी, उसको रिपोर्ट करेंगे, उसका मतलब क्या है, सेंटर, सो सेंट्रलिंग इन नेचर, राइट। सो ये है बंगाल, ये है छोटा छोटा, ओके, एक इधर एक इधर, ओके, मद्रास इधर, तो उसको रिपोर्ट करेंगे, सब ऑर्डिनेट हो गया वो लोग, ओके। सो दिस इज सेंट्रलिंग काइंड ऑफ, राइट, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट बना दिया, कहाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना दिया सुप्रीम कोर्ट, ओके, एंड वन सुप्रीम कोर्ट बना दिया, और एक चीफ जस्टिस बना दिया, चीफ जज, ओके, चीफ जस्टिस, एंड 3 अदर जजेस, राइट। सो यहाँ तक आपको जानना चाहिए। सो आपको देखते हैं कि आपने जो देखा ये वाला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको बना दिया गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके साथ 4 असिस्टेंट भी बना दिया, राइट, दे दिया, एंड गवर्नर जो है बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज उसको अंडर ऑफिसर बना दिया उन लोगों को, ओके, किसका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो ये सब देखने से यू कैन सी अ काइंड ऑफ थिंग्स are in centralized in nature that were not at all decentralized, okay। so इसलिए मैंने इसको विश्लेषण करी, alright। so next क्या है, हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833, okay, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर तो और भी बड़ा कर दिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, ओके, उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो कंप्लीट टेरिटरी, कंप्लीट लैंड मास ऑफ इंडिया, ओके। सो ये पहले तो बना दिया गवर्नर बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद उसको 4 असिस्टेंट दे दिया, उसके बाद क्या करी 1833 को ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो दिस गाय इज मूविंग लाइक अ स्मूथ इज अ वेरी वेरी लकी गाय। डू यू रिमेंबर व्हाट्स हिज नेम? William Bentinck, Lord William Bentinck. I think you should be remembering all this, all right? Okay, next क्या स्टेप ली 1833 को, नेक्स्ट जो है 1833 को लिया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास वर मेड डिप्राइव्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। सो यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास, ओके, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास, नॉट बंगाल, बॉम्बे, ओके, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, उन लोगों को क्या कर दिया, उन लोगों को डिप्राइव ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ओके, लेजिस्लेटिव पावर जो है उन लोगों से छीन के ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑलराइट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग, ऑलराइट, so this is the thing, so you should be, so you can perceive that throughout from 1773 till 1833. So whatever the
act British government brought, all are in centralizing in nature. So यही कहना है इधर. Alright, and East India Company had been dissolved and transformed into completely administrative body. So क्या है इधर, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको तोड़ के क्या बना दिया, कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया. ओके, देयर इज now they were no more the trading people. Okay, they are a giant administrative to rule India, all right, to further exploit. So these are not written in the book. Okay, they are very polite, they are maintaining useless politeness. All right, okay, so last point क्या है, last point में हम लोग ये भी डिस्कस करी थी कि they advertise civil exam opportunity to Indian also but failed. This is utterly failed. It is kind of advertisement, so I call it advertisement. So through 1833 act, okay, Charter Act of 1833, यहाँ से, okay, ये वाला, okay, उन्होंने डिक्लेयर की कि इंडियन जो है वो भी लिख सकेंगे through this act. Okay, they wrote, they gave permission Indians, local Indians also will be able to participate in civil service exam. Okay, so इसके विषय में भी हम लोगों ने डिस्कस करी ऑलरेडी. बट दिस एडवर्टाइजमेंट was short lived because I mean ब्रिटिशों ने उसको इंटरप्ट कर दिया. नहीं, इंडियंस को ये अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहिए, खास करके डायरेक्टर, कोड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, कोड कंट्रोल बोर्ड, ओके, डबल गवर्नमेंट सिस्टम हम लोगों ने चर्चा की ना, वही बोर्डों ने उन लोगों का जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने उसको ऑब्जेक्शन करी. सो दैट वाज अटरली फेल्ड. ओके, सो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1733, ये वाला. ओके, सो हम लोगों ने इसके विषय में थोड़ा जाना क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है. आई थिंक आपको बात समझ में आया होगा अबाउट दिस 1833, ओके, चार्टर एक्ट. सो हम लोगों ने डिस्कस करी. सो इट सिम्स एवरीवेयर वट एवर फ्रॉम regulating act of 1773 till charter act of 1833, every acts whatever they brought, okay, seemed to be centralizing in nature. okay, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा. okay, so let us see the next point. So this policy legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937. कहने का मतलब ये सिंपल से है. ओके, सो ये जो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन मतलब नथिंग बट दी सेंट्रलाइजेशन. सो आई विल टेक यू दिस आर सेम ओनली. सी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ एनी एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन टू सेवरल लोकल ऑफिसेस. सो हम लोगों ने करी ना, चर्चा करी थी उसके विषय में. ओके, so devolution is also the same. See यहाँ पर पढ़ो, the transfer or delegation of power to a lower level, especially by central government to local or regional administration. Okay, one and same. Okay, don't go deep further. Okay, just try to understand. Okay, so one and same, all right. So devolution and decentralization, one and same. So this policy of legislative devolution, जो centralization जो scheme है ये, all right, this is one of the acts. So this is through these act, so they are trying to make the administrative as the decentralization in nature. So ये जो scheme है, the policy, okay, decentralization resulted in grant of almost complete independence, I mean complete internal autonomy. So ये करके ब्रिटिशों ने ये करके क्या हुआ, सो रेस्पेक्टिव जो ऑटोनॉमी आई मीन एरिया है, प्रोविंसेस है, उन लोगों को इंटरनल ऑटोनॉमी मिला जैसा ही हो गया. ऑलराइट, सो आपको बात समझ में आया. ऑलराइट, सो यही कहना है. आई थिंक वी शुड प्रोसीड विद द नेक्स्ट पॉइंट.
It also provided for establishment of new legislative council for Bengal, north western provinces, okay, and Punjab, which were established in 1862, 1886 and 1897. So this is self explanatory, not required to explain. alright, so उन लोगों ने establish की क्या through this policy, through this act, okay, Indian Council Act 1861, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, ओके, कहाँ पर, बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, ओके, एंड पंजाब. So this area you should be checking in the Google. So it is very simple. So this is a homework kind of, so you will get to know. Alright, so it will be good for you to retain the information, and it will last in fact for longer period of time. Alright, so use this tips and tricks. Alright, next point की ओर हम लोग चलते हैं. It empowered the viceroy. Okay, उसको शक्ति दिया. It empowered the viceroy क्या, to make the rules बनाने के लिए, and orders बनाने के लिए, orders to give orders for the more convenient transaction of business in councils. So ये जो act है, okay, Indian Council Act 1861, alright, ये empower करते हैं, power देते हैं किसको, viceroy को, क्या करने के लिए, to make rules बनाने के लिए and orders करने के लिए, उसके हिसाब से convenient, okay, उसकी कंफर्ट के हिसाब से इन काउंसिल. सो काउंसिल मतलब इंडिया. ऑलराइट, सो इट ऑल्सो गेव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम. सो पोर्टफोलियो सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या है पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे कि आज का कैबिनेट, ओके, कैबिनेट सिस्टम, ओके, आजकल का कैबिनेट क्या है, कैबिनेट, ओके, कैबिनेट, होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हैं, लाइक दिस. ओके, सो दीज आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स. सो इन दोज टाइम देयर वाज टोटल 6. रेवेन्यू, ओके, रेवेन्यू में है, और फाइनेंस में थे, ओके, फाइनेंस और लॉ, ओके, लॉ मिनिस्टर एंड मिलिट्री, ओके, मिलिट्री 1 2 3 4 5, ओके, मिलिट्री में है, ओके, एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट, okay, road and transport, PWD. So that these were the portfolio. So क्या करी यहाँ पर, these act, okay, Indian Council Act 1861, उन्होंने recognition दी, okay, उसको recognize किया the portfolio system. These are the portfolios, okay, you should be remembering all this, okay, not required but it is good to understand, okay, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग. सो 1859 को लॉर्ड कैनिंग ने उसको इंट्रोड्यूस करी थी. ओके, अंडर दिस अ मेंबर ऑफ वाइसरॉयज काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वाज ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल्स ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट. सो उसको इंडिपेंडेंस दिया गया है, फाइनल ऑर्डर ले सकते हैं. सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सब पढ़ लेना. ऑलराइट, सो वी आर डन एवरीथिंग, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द लास्ट पॉइंट. इट एम्पावर्ड द, इट इज नॉट डिविजन, दिस इज टू इशू ऑर्डर, दिस इज वाइसरॉय, ओके, दिस इज वाइसरॉय. इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस. सो ऑर्डिनेंस होता क्या है, ऑलराइट. So let me complete this sentence. So it empowered the viceroy to issue ordinances without the concurrence of the legislative councils during an emergency. Okay, the life of such an ordinance was 6 months. So कहने का मतलब है कि ये viceroy जो है उसको पावर दिया गया, किसने, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. okay, this act एम्पावर्स, उसको पावर दिया क्या करने के लिए, टू इशू ऑर्डिनेंस. नाउ ये ऑर्डिनेंस होता क्या है. सो ऑर्डिनेंस हम लोग देखते हैं, गूगल बाबा क्या कहते हैं देखते हैं. आ जाइए, मैं यहाँ पर ऑर्डिनेंस, सो यहाँ पर मिल गया. सो वेट फॉर सम टाइम, इट विल कम. सो दिस वे यू नीड टू स्टडी सो दैट इट विल रिटेन इन योर माइंड, ओके, फॉर लॉन्गर रन.
okay, longer period of time. So that's why I have shown you this tip and tricks. So it will come ordinance. So देखो, in Indian context, what is this? Just 1 second. Ordinance are 1 second. So यहाँ पर लिखा गया है, so ordinances are laws, okay, that are promulgated by President of India on the recommendation of the Union Cabinet, which will have the same effect as an act of Parliament. Okay, so ordinance क्या है? It's a law, okay, and ये law कौन लाते हैं? President ला सकते हैं, okay, with the advice और recommendation of the Union Cabinet including Prime Minister, okay, क्योंकि Prime Minister उसका leader होता है. So President, in short, you should know that ordinance can be brought by the President, okay, with the advice of the Union Cabinet including the Prime Minister. यही कहना है. So क्यों लाते हैं? क्योंकि ये जो एक्ट होता है ना, एक्ट को दोनों हाउस से मतलब वहाँ पर डिबेट होगा और डिबेट मोशंस होगा. दोनों हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों में जाना पड़ेगा, लोकसभा एंड राज्यसभा. वहाँ पर बहुत सारे मतलब इट इज़ अ लॉन्ग पेंडिंग है ना, लॉन्ग डिबेट्स. ऑपोजिशन रहेंगे, ओके, सो देयर विल बी लॉन्ग डिबेट. जस्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग एंड टू ब्रिंग in shortcut way, it is called ordinance. The law to bring in through the shortcut way, it is ordinance. So that could be done only by the president. So यहाँ पर यही लिखा हुआ है, this is विकीपीडिया का. So पढ़ लेना, so आपको मतलब समझ में आ जाएंगे. alright, so यही कहना है इधर पे. It empowered the viceroy to issue ordinances. viceroy जो है वो ordinance issue कर सकते हैं, okay, during the time of emergency. इमरजेंसी के समय पे वो विदाउट कंसल्टिंग, विदाउट से यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, विदाउट कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ बैठते हैं? वो यूके में बैठते हैं, राइट. सो विदाउट डिस्कसिंग विद देम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, वाइसरॉय कैन इशू ऑर्डिनेंसेस. ऑर्डिनेंसेस, इट इज ऑल्सो लॉ, ओके, okay, without going through this upper house and lower house in case of president. Okay, so here it is talking about the viceroy. Okay, so that is it about this thing. alright, I think आपको कुछ समझ में, I think समझने के लिए कुछ मिला होगा यहाँ पर. okay, some inputs I think you have received from this session. So I hope you will be benefited with this. So we will be talking about the next topic, other two Indian Councils Act. So we'll discuss those things in the upcoming videos. Till then, मैं advise करता हूँ and आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो देखें. Okay, till then, goodbye, have a nice day, God may bless you, bye bye.